जनवरी अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से तुम्हारे पास यहाँ पे 30 से 40 दिन का टाइम रह गया है और अभी भी अगर तुम जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल यहाँ पे निकालना चाहते हो तो जो एक सेक्शन तुम्हारे लिए यहाँ पे की रोल प्ले करेगा वो है तुम्हारा फिजिक्स सेक्शन। क्योंकि जितने मार्क्स का तुम टारगेट लेते हुए चल रहे हो ना 99 परसेंटाइल के लिए, उसमें से आधे मार्क्स तो तुम फिजिक्स के अंदर ही आराम से पा सकते हो। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स बता दो फिजिक्स सेक्शन के ताकि हम 99 परसेंटाइल निकाल लें। तो यार मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, तुमने ऐसे कई सारे वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए होंगे, लेकिन जानने वाली जो हमारे लिए बात है वो ये है कि अगर तुम सिर्फ 40-50% सिलेबस यहाँ पे फिजिक्स में करके जा रहे हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो उसका सबसे पहले तुम्हें पैटर्न अच्छे से समझना पड़ेगा, एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वही सब चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अभी का जो ट्रेंड है वो ये बोलता है कि फिजिक्स का जो सेक्शन है वो हमारा इजियर साइड पे आ रहा है और क्वेश्चंस जितने ज्यादा इजी आएंगे कंपटीशन भी हमें उतना ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और बढ़ते हुए कंपटीशन को अगर तुम बीट करना चाहते हो तो तुम्हारा सीधा सा फोकस ये होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ, भलाई उतना डिटेल में ना पढ़ो। अब तुम्हें सिंपल सी चीजें मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि टोटल फिजिक्स के अंदर तुम्हारे 25 क्वेश्चन है। इसमें से अगर 18 से 20 क्वेश्चन भी जो है ना तुम कर लो अटेम्प्ट, जो कि इजियर साइड पे ही पूछे जाते, तो तुम कितना स्कोर निकाल लोगे? 80 मार्क्स तक जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, जहां पे तुम्हारे 99 परसेंटाइल बन सकते। बस जरूरी ये है कि यहाँ पे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स ना हो, एक्यूरेसी काफी अच्छी हो, तभी जाके ये स्कोर तुम जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गोल्डन रूल जो है याद रख लो कि फिजिक्स सेक्शन के अंदर तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, दैट टू विद अ गुड एक्यूरेसी। अगर ये चीज तुमने कर ली तब जाके फिजिक्स में तुम्हारे एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे बन सकते हैं। अब सिली मिस्टेक का यहाँ पे क्या मतलब है? हो सकता है तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, हो सकता है तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी सिली सा तुमने एरर कर दिया, या फिर तुमने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया, आंसर सही निकाल लिया और गलत ऑप्शन को टिक करके आ गए। ये सब सिली मिस्टेक्स में काउंट होते हैं और इन चीजों को तुम जेईई मेंस के अंदर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होगी और उसकी वजह से तुम्हारी हजारों लाखों रैंक्स जो है पीछे जा सकती है। तो अब जानते हैं अपन कि एक्चुअल ट्रेंड जो है हमें फिजिक्स के अंदर कैसा देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैं जो है ये हाई वेटेड चैप्टर्स कर लूंगा, इतने चैप्टर्स अगर मैं कर लूंगा तो इतने मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पर सीधी सी बात है, तुम जिन चैप्टर्स को करके जा रहे हो क्या उनका वेटेज फिक्स है? किसी शिफ्ट में उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी में कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि तुम पूरे ही सिलेबस को अच्छे से टारगेट कर लो ना। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि भाई तुम ईएम वेव्स को छोड़ के जाने की सोच रहे हो यार, लेकिन ईएम वेव्स के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि यही 2025 के तुम क्वेश्चंस उठा के देखो, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है पता है? बस ये फॉर्मूला। अगर तुम्हें ये फॉर्मूलास यहाँ पे क्लियर थे तो तुम चीजों को आसानी से कर लेते। एनसीईआरटी में भी ये फिगर दिया हुआ है, इनके ही बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो हमें क्या चीजें पता चल रही है? हमें ये चीज पता चल रही है कि फिजिक्स के जो अभी के जेईई मेंस के क्वेश्चंस है उसमें से 18-20 क्वेश्चन तो तुम ऐसे पकड़ लो जो कि या तो फॉर्मूला बेस्ड है या फिर पिछले सालों के पीवाईक्यूज से काफी हद तक सिमिलर है। तो इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और इस वजह से 99 परसेंटाइल लाने के लिए भाई उन्हें एक अच्छे स्कोर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो तुम्हें इन चीजों से यही सीखना होगा कि कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही होने ही चाहिए। अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दो स्ट्रेटजी जो है एग्जाम में लगाने की सोच रहे होंगे। पहली स्ट्रेटजी उनकी ये है कि भाई अभी जो है मैं कम से कम 5 हाई वेटेड जो है चैप्टर्स उठा लेता हूँ, उनकी डिटेल थ्योरी कर लेता हूँ, तब जाके जो है मैं एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लूंगा। और दूसरे कैटेगरी जो है ये कर सकती है कि वो सारे ही चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर ले, इवन दो जो 50% उनके चैप्टर्स है ना वो सिर्फ सरफेस लेवल पे तैयार है। तो कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बेटर परसेंटाइल निकालेंगे? ऑब्वियसली ऑप्शन बी वाले। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भाई, तुमने मान लो अच्छे वेटेज वाले चैप्टर्स कर भी लिए और लगभग उससे जो है 50 मार्क्स तक तुम यहाँ पे पेपर के अंदर निकाल लेते। अब लेकिन उसमें से जो तुम 50 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चंस लगा के आए हो उसमें क्या सारे सही हो जाएंगे? नहीं, 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है गलत हो जाएंगे। तो ये जो है स्कोर तुम्हारा ड्रॉप होके हो गया 30-40 मार्क्स। अब इस पे तुम्हारे भाई परसेंटाइल कितने बनेंगे? 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, जहाँ पे वैल्यू सभी की सेम है, क्योंकि इस पे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जरूरी यही हो जाता है कि तुम सभी चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ, भलाई उतना डिटेल में ना पढ़ो। अगर सरफेस लेवल पे भी तैयार है, सरफेस लेवल से मेरा क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस तुम्हें यहाँ पे पता है, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर लगना है, तो भी जो है तुम काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे और एक बेटर परसेंटाइल ले आओगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल परसेंटाइल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की, क्योंकि मन में तो सवाल है कि भैया हाई वेटेज चैप्टर्स अभी पिछले ईयर के ट्रेंड पे ही बता दो कम से कम। तो देखो, सब्र रखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं।
मैकेनिक्स कितना अभी जो है परसेंटेज देखने को मिल रहा है, 30 से 35% जो है ज़्यादातर शिफ्ट्स में पूछा गया है। लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट्स में पूछा गया है ना, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी थी जिसमें मैकेनिक्स का एकदम से जो है यहाँ पे ड्रॉप हो गया और पता चला रे ऑप्टिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। ये चीज़ हमें पिछले साल ही देखने को मिली थी, मतलब अभी जो 2025 की शिफ्ट्स हुई थी ना, उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि रे ऑप्टिक्स का वेटेज एकदम से बढ़ा दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था, पता चला उसका वेटेज यहाँ पे गिरा दिया। तो एनटीए तो हर साल ये चीज़ करता है, इसलिए मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे टारगेट कर लो। अब मैकेनिक्स में जो है अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे कौन कौन से टॉप टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि डेटा तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है ताकि तुम इनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर पाओ। तो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों में हमें 75 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, मतलब कि एवरेज क्वेश्चन अगर पर शिफ्ट की बात करूं तो 1.19 तक देखने को मिला है। रोटेशनल मोशन में भी जो है सिमिलर कहानी है कि 1 से 2 क्वेश्चंस तक पूछे चले जाते हैं भाई आपकी शिफ्ट में, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स तो ईजी है, कुछ टॉपिक्स मुश्किल, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन ज्यादातर स्टूडेंट्स करके जाएंगे ही जाएंगे, मोशन इन वन डायमेंशन भी कर ही लेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन भी कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले ईजी है। लेकिन अब बचे हुए चैप्टर्स में बात करूं तो रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स को सताता है, उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और ज्यादा सताता है, एंड वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो चलो भाई मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। तो अब प्रॉब्लम जो कि हम यहाँ पे फेस करते हैं कि अगर चैप्टर हमारा लेंदी है या फिर डिफिकल्ट है तो उसमें क्या करें। तो टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि जो भी चैप्टर्स तुम्हारे टफ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भाई रोटेशनल मोशन तुम्हें टफ लग रहा है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इजी है, कम से कम उनको अच्छे तरीके से कर लो, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, क्योंकि इससे हमें काफी सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे देखने को मिले। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी देखने को मिले कि ये बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकलेगा, बस उसमें हो सकता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गया हो या फिर परपेंडिकुलर वाला थ्योरम लग गया हो, है ना। ये चीज अपन को क्लियर रहना चाहिए। देन टॉर्क और रोटेशनल काइनेमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है वो तुम यहाँ पे क्लियर रखो। भाई कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ पे जो है पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला तो भाई बोर्ड लेवल के स्टूडेंट को भी पता रहता है। इवन अगर प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट को बता दूं कि इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो भी कैलकुलेट कर लेगा, तो तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो उस फॉर्मूले को। देन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स, इस पे जो है कई सारे क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल गए। और बाकी टॉपिक्स में कम से कम ये कर सकते हो, सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ के चले जाओ, क्योंकि देखो पीवाईक्यू से कहानी को समझो। सबसे पहले यहाँ पे जेईई मेंस 2025 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला, किस पे बेस्ड था, सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सिंपल क्वेश्चन। फिर इसके अलावा 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्या देखने को मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का, जिसका फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता रहता है, तो इस पे बेस पे जो है इजी क्वेश्चन देखने को मिला। देन 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर हमें अगेन जो है रॉड का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड इजी क्वेश्चन देखने को मिला, फिर से भाई वो रिंग कर दिया गया उसे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, कि एडवांस लेवल पे नहीं भी पढ़ा चल जाता, उसको बस बेसिक फॉर्मूलेस की अंडरस्टैंडिंग होनी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है एंड जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज है उनके फॉर्मूलेस जो है क्या होते। तो ये जो है आपको पीवाईक्यू से ही समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें कि एक और टॉपिक की, तो देखो सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस आर रोल्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो ये टाइप के क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और पता चलता है कॉन्सेप्ट बस यही है कि एक सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना चाहिए। तो यहाँ पे इनर्शिया बस आपको पुट करना है। अगेन मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट था, वो अगर आपने पढ़ा होता तो आप इन बॉडीज के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाते। दोनों में बस यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता है ये क्वेश्चन नए नहीं है, यहाँ पे अगर 2023 के पीवाईक्यूज करोगे, 2024 के पीवाईक्यूज करोगे, तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इसलिए दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो भाई पीवाईक्यूज अच्छे से लगा के जाओ, उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है वो आपको अच्छे से जो है पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोलिजन की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर भी भाई कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ बॉडी, ये सिंपल से फॉर्मूलेस अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलास जो है सेंटर ऑफ मास के, जो भी आपके यहाँ पे डिफरेंट शेप की बॉडी रहती है ना, उसके अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है तो भी ये क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। फिर आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। और बाकी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रख लो। तो भाई ये रिजल्ट्स हमें कैसे याद रह सकते, कौन से इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, पीवाईक्यूज करोगे तो अपने आप दिखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, बार बार जो है रिपीट हो रहे। तो पीवाईक्यूज आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। एंड देखो अगर यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज की बात करूँ तो भाई सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे डायरेक्ट जो है अपन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि इस तरीके से जो है बॉडीज अगर प्लेस्ड है तो अपन किस तरीके से जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
ये तो भाई बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। और अब ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाना है तो उन्होंने क्या करा, इंटीग्रेशन का यूज ले लिया, आपको भाई वेरिएबल्स में चीजें दे दी थी। तो ये भी जो है बेसिक से फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में तक दिए हुए है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लगा, ये बेसिक इंटीग्रेशन तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे जो है बन सकते थे। अब बात करते हैं अपन और जो कि मेजर टॉपिक यहाँ पे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स में तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनको अच्छे से देख लो और पीवाईक्यूज को देख लेते हो तो आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें पता चल जाएगी। और ये जो ऊपर से भी आपका नॉलेज ले लिया ना, इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लगभग जो है 30% वेटेज अपन को ज्यादातर शिफ्ट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी थी जिसमें ये वेटेज हल्का सा ड्रॉप हो गया। जैसे कि मैंने बोला ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम से पिछले साल गिर गया था। पर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन मैं कहूंगा कि अभी भी अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो भाई वो सेकंड नंबर पे काउंट होता ही है। इंडिविजुअल चैप्टर्स की कैटेगरी में तो वो टॉप पे ही होता है, क्योंकि 119 क्वेश्चन अपन को देखने को मिल गए थे, लगभग एवरेज 2 क्वेश्चन प्रति शिफ्ट में हमें देखने को मिले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो 2.38 का जो है एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट का यहाँ पे वेटेज था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं तो 1.38 का जो है वेटेज था। तो ये हमारे कुछ टॉप चैप्टर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो फिर वही चीज हो रही है, आपके सीधा सीधा से जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 मेटल स्फीयर रेडियस r और 3r के सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, जब इनको कांटेक्ट में लाया जा रहा है और उसके बाद सेपरेट किया जा रहा है। भाई ये बेसिक सी चीज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता रहती है कि भाई जैसे ही कांटेक्ट में लाए दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर का ये फॉर्मूला कितना सिंपल सा है। तो ये चीजें जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रख सकते हैं, और फॉर्मूले को अगर आप डिराइव कर लो, जो भी आपको कॉमन सा फॉर्मूला पता है उससे भी यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है ना। फिर हम जो है 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अंदर जो है वर्क डन आपका ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इसमें जो है शेल की बात करूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड की अगर अपन बात करें 0 होती है, और अगर वो 0 है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि dV/dr तो हमें ई देता है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे किसी कांस्टेंट को तो हमें वैल्यू 0 मिलती है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर लगना था। और देखो यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो है फॉर्मूलेस क्लियर रहना चाहिए, जो कि रेजिस्टर से आप एनालॉजी बना सकते हो, है ना। उसका जस्ट उल्टे वाले केसेस होते हैं, सीरीज और पैरेलल के जो रेजिस्टर्स में फॉर्मूले देखते हो ना, जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे फॉर्मूले अपन को देखने को मिलते हैं। और फिर अगर जो है यहाँ पे स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है प्लेट्स में तो इस टाइप की अपन को रिलेशनशिप मिलती है। तो ये जो है बार बार इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब देखो मैंने जैसे टॉप चैप्टर्स बताए, लेकिन एसी और ईएमआई भी जो है वो भी पढ़ के चले जाओ। माना कि इनका जो है वेटेज हमें कम देखने को मिला, किसी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, किसी में बिल्कुल नहीं पूछा गया, किसी में 2 पूछ लिए गए। तो भाई जिनमें 2 पूछे गए थे उनके हिसाब से तो अपन को पढ़ के जाना चाहिए था। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी सबसे ज्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, LR, LC, LCR, ये आपको पता रहना चाहिए। फेजर डायग्राम से ही जो है ज्यादातर फॉर्मूलेस आपके डिराइव हो जाते हैं और आपको याद रख सकते हो। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेस और लेंस लॉ, ये आपका ईएमआई के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ के फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिजिक्स का मैं सही में आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन काफी इजी पूछा जा रहा है, और अगर कोई स्टूडेंट को केमिस्ट्री और मैथ्स में डिफिकल्टी है तो इस सेक्शन पे लास्ट टाइम पे फोकस करके एक बेटर स्कोर जो है वो जेईई मेंस में निकाल सकता है। अब अगर अपन कुछ अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो रे ऑप्टिक्स, जिसका जैसे कि पिछले भाई साल आपका वेटेज काफी बढ़ गया था, उस वजह से जो है 1.54 पहुंच गए, मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पक्के ही रहते लगभग हर शिफ्ट के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हो, है ना। तो ये बाकी चैप्टर्स भी आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर अपन जैसे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात करूँ तो ये कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इनको भी जो है आप लास्ट टाइम पे और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सिंपल सी आपकी इक्वेशन दी रहती है। इवन केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, ये पार्ट भी हम जो है केमिस्ट्री में देख लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये भी अपन जो है केमिस्ट्री में देख लेते हैं। तो काफी सारा पोर्शन तो अपना जो है कॉमन सा हो जाता है और उससे हमें फायदा मिलता है। सेम चीज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होती है ना। थर्मोडायनेमिक्स में से भी काफी सारे टॉपिक्स अपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे आप लास्ट टाइम पे फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफ बेस्ड, जैसे स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में कई बार जो है क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछ लिया जाता है। तो जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, अगर एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे तो उसमें ये सारे ग्राफ्स दिए, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के जाओ।
क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में ये आपके अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है ना। ऑर्गन पाइप पे भाई आपके सिंपल से केसेस है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको जो है आप याद रखोगे तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जा रहा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जिनमें घुमा फिरा दिया गया, टफ पूछ लिए गए, तो वो तो किसी से नहीं बनने वाले, आप इकलौते नहीं हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के आएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 18 to 20 क्वेश्चंस भी एटलीस्ट सही कर लोगे ना, तो एक अच्छे परसेंटाइल जो है फिजिक्स के अंदर आप निकाल सकते हो। और उसके लिए आपको क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला भाई, डिटेल में नहीं भी पढ़ो, लेकिन सब पढ़ के जाओ, है ना। ओवरव्यू भी ले लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जान लिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जान लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जान लिए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मत करो भाई एससीवी से एकदम डिटेल क्वेश्चन सॉल्विंग, मत करो डीसी पांडे से एकदम डिटेल सॉल्विंग। जेई एडवांस के पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेई मेंस के पीवाईक्यूज को अच्छे से देख लो। और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी समझाता हूँ। देखो, थ्योरी जो है सबसे पहले स्पीड रीडिंग कर लो कंप्लीट चैप्टर की, कोई भी एक अच्छी बुक से कर सकते हो, तुम्हारे नोट्स है तो उससे ही फटाफट एक रीडिंग दे दो। और जिन टॉपिक्स में कंफर्टेबल नहीं हो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूलेस जो है अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लो, उनके एप्लीकेशन जान लो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू। इतनी चीजें करने के बाद जितने तुम्हारे 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज आए, उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। एंड फाइनली टेस्टिंग में क्या करना कि 2025 के जो तुम्हारे यहाँ पे पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उन्हें एज अ मॉक दे दो, तो इधर से ही बहुत सारे तो तुम्हें सिमिलर टाइप के देखने को मिलेंगे और समझ में आएगा कितनी चीजें तुमने यहाँ से सीख ली और कितने चीजें तुम आराम से अप्लाई कर पा रहे हो। अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब भाई कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे लग रहे होंगे। तो ये 1 महीने की मेहनत है और तुम फिजिक्स के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। और देखो, एक चीज बस याद रखना, क्वेश्चंस अपन जो है मैक्सिमम तो लगा के आ रहे, बस उसमें से क्वेश्चंस गलत नहीं हो तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि 1 मार्क भी तुम्हारा जाता है सीधा 1000 रैंक गिरते हो। और जब भाई स्कोर ऐसा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ला रहे हो तो लाखों रैंक भी तुम्हारी गिर सकती है, तो ये गलती प्लीज मत करना। अब जो भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज एक चीज लिखो, फिजिक्स इजी है। क्योंकि ये चीज अगर तुमने अपने दिल में बैठा ली, दिमाग में बैठा ली, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। और यही सेक्शन तुम्हें जेईई मेंस के अंदर एक अच्छे परसेंटाइल लाने में हेल्प करेगा। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।